भिवाड़ी की एक लंबी समस्या है जल भराव की, और ये जल भराव की जैसे कांग्रेस इस देश में समस्या है, वैसे ही कांग्रेस के कारण ये समस्या वहां पर उत्पन्न हुई है, क्योंकि कांग्रेस शासन ने कभी भी उस समस्या पर ध्यान नहीं दिया। अरे श्रवण जी बैठ जाओ, बैठ जाओ, अब बैठ के खाने की उम्र है। अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान का बजट 2026-27 के बजट जो घोषणाएं हुई हैं कल के दिन, उनके उपलक्ष्य में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, और ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि जो बजट कल विधानसभा के इस प्रांगण के अंदर रखा गया, उस बजट के माध्यम से राजस्थान को और राजस्थान के आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस बजट के माध्यम से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उद्देश्य है, जिसका 2047 में ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र बने, उस और राजस्थान भी उसमें अपनी विशेष भूमिका का निर्वहन करे, और राजस्थान भी 2047 आते आते विकसित राज्य के रूप में राजस्थान की जनता उसका लाभ ले। उन सभी विषय को इस बजट के अंदर ध्यान दिया गया, और इस बजट के माध्यम से राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। अभी मैं काफ़ी सदस्यों को सुना, विशेषकर विपक्ष के सदस्यों को, जिन्होंने अपनी पीड़ा इस सदन के अंदर रखी। पीड़ा तो उनकी ये है कि वो चुनाव हार गए हैं, और इस बात की चिंता है कि आने वाले समय पर भी उनका मौका लगने वाला, दोबारा से राजस्थान की इस सत्ता में आने का मौका उनका लगने वाला नहीं है, जिसी के लिए उनकी ये चिंता जायज़ है। आपने पिछले 2 बजटों में देखा होगा, श्रवण जी थे तो कम ही बोलो थोड़ा सा। देखिए, आपका भला भी हमारी सरकार ने ही किया है। माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार जो यमुना समझौता कर आने वाले समय पर आपको भी पानी पिलाएंगे और आपका भी जीवन धन्य करेंगे, और आपको भी इस बात के मन के अंदर प्रशंसा है। पिछले कई दशकों से जो उस क्षेत्र की मांग थी वो कभी पूरी नहीं हुई, और अधिकतम समय आपने सत्ता का सुख भोगा, लेकिन फिर भी आप वो काम नहीं कर पाए, और आज इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय भजनलाल जी की सरकार इस काम को पूरा करेगी। बजट के अंदर बहुत सी ऐसी बातों को रखा गया, और पिछले 2 बजटों के अंदर हर एक विधानसभा को ध्यान में रखते हुए, और मैं तो प्रशंसा करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी की कि पिछले 2 बजटों के अंदर बिना किसी भेदभाव के, जो हमारे सरकार या हमारी पार्टी का बिना किसी भेदभाव के जनता की सेवा करना, सबका साथ और सबका विकास और सबके प्रयास के साथ में देश को आगे बढ़ाना, उस भावना को मूल रूप देते हुए पिछले 2 बजटों में हर एक विधानसभा में भरपूर कार्य दिए, चाहे सड़कों के काम हो, चाहे कॉलेज खोलने के काम हो, या अन्य कोई भी कार्य जो उस विधानसभा में आवश्यक थे, उस हर एक विधानसभा में वो काम दिए। इस बजट में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने इस प्रदेश का कल्याण सुनिश्चित होना उसमें दिखाई देता है। बहुत सी बातें, सभी बातों पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस प्रकार से ऊर्जा के ऊपर हमारे राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में उसके ऊपर जो ध्यान दिया गया है वो वास्तव में अभिनंदनीय है। मैं भी जानता हूं, जब मैं पूर्व में सांसद था, कांग्रेस का शासन था राजस्थान के अंदर, बिजली आपूर्ति की तो बात छोड़िए, उस समय के अंदर अगर ट्रांसफार्मर किसी किसान का या किसी डोमेस्टिक घर का ट्रांसफार्मर जल जाता था तो महीनों महीनों तक ट्रांसफार्मर नहीं मिलता था। और आज वो भी दिन हम देख रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई है, शुरुआत के दिनों में कुछ कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ा, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हुआ था, और सत्ता परिवर्तन के बाद में दिसंबर के बाद में जस्ट आगे ही थोड़े दिनों बाद में गर्मी का सीजन आया था। लेकिन पिछला वर्ष भी गया, पिछले वर्ष के अंदर भी हमने देखा कि जैसे जैसे सुधार आगे बढ़े हमारे क्षेत्र के अंदर, मैं जानता हूं जब मेरे क्षेत्र में ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं हुई तो राजस्थान की 200 विधानसभाओं में भी वो समस्या उत्पन्न नहीं हुई होगी, और कहीं भी इस प्रकार की ट्रांसफार्मर की आपूर्ति में हमें लेट लपीती दिखाई नहीं दी, और समय पर किसानों को ट्रांसफार्मर मिले। उसी के साथ साथ में विद्युत आपूर्ति, बिजली की जो आपूर्ति थी, किसानों की आपूर्ति थी, शुरुआत में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, समय पर बिजली नहीं आती थी, लेकिन अभी कुछ समय से ही हम देख रहे हैं कि अभी जो पीछे गेहूं की फसल का समय था, सरसों की फसल का समय था, फोन आते जब हमें पता लगता है कि किसान की पीड़ा है, क्योंकि फोन हमारे पास में आज से 2 वर्ष पहले भी आते थे, आज से 3 वर्ष पहले भी आते थे, और वर्तमान समय में भी
आते हैं और कितनी संख्या में फ़ोन आते हैं वो हम जानते हैं। पहले में और अब में मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा सुधार विद्युत आपूर्ति में भी प्रदेश को देखने को मिला है, किसानों को उसमें भी राहत मिली है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने या हमारे विजन डॉक्यूमेंट में जो हमारे संकल्प पत्र में जो बात कही गई कि हम 2026 आते आते राजस्थान के किसानों को दिन में उनको कृषि के लिए, उनको खेती के लिए विद्युत आपूर्ति होगी, और हमें उस बात पर पूरा विश्वास है। आज राजस्थान के बहुत अधिक जिले ऐसे हैं जिनमें दिन में बिजली दी जाती है, कुछ जिले जो बाकी हैं उनमें भी आने वाले समय पर जो खेती के लिए बिजली की आपूर्ति है वो दिन में होगी। और वो हमें दिखाई होता हुआ दिखाई भी देता है, क्योंकि जिस प्रकार से सौर ऊर्जा पर चाहे अक्षय ऊर्जा के माध्यम से हो और चाहे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो सोलर प्लांट लगे हैं जीएसएस के साथ में उसके माध्यम से हो, इन सभी के कार्यों के माध्यम से जो उत्पादन विद्युत का हुआ है वो अभिनंदनीय है। और मेरा पूरा विश्वास है और मैं इस सदन को अवगत भी और कहना भी चाहता हूं कि आने वाले समय पर हमारे प्रदेश के अंदर उपयुक्त मात्रा में जितनी प्रदेश को आवश्यकता होगी उससे अधिक बिजली हमारा देश, हमारा प्रदेश उत्पादन करेगा। और साथ ही साथ में आज भारतवर्ष का प्रत्येक उद्योगपति राजस्थान की ओर बढ़ चुका है। राजस्थान में जो ऊर्जा, सौर ऊर्जा का जो यहाँ पर भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। और आज हम देख रहे हैं कि अनेकों एमओयू जो प्रदेश के बाहर जो अलग अलग राज्यों के अंदर जो उद्योग स्थापित हैं वो भी अपना प्लांट यहाँ पर अक्षय ऊर्जा परियोजना के माध्यम से यहाँ पर लगाने के लिए उत्सुक है। और ये हमारे राजस्थान के लिए भी बहुत अभिनंदनीय है कि जिसके माध्यम से हमारे किसानों के चेहरे पर भी खुशी आएगी और साथ ही साथ में यहाँ पर रोजगार भी उसके माध्यम से उत्पन्न होगा। राजस्थान आने वाले समय पर देश का ऊर्जा का केंद्र बनने वाला है, जो पूरे देश को उजाले की ओर आगे लेके जाने वाला है। इस जो बजट के अंदर शिक्षा के ऊपर भी बहुत बड़ा काम इस बजट के माध्यम से हुआ है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा के ऊपर हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। और चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम दोनों को मिलकर इस काम को हाथ में लेकर इसमें सच्ची भावना के साथ जुड़कर इसमें काम करने की आवश्यकता है। देखिए, हमारे जो वर्तमान है, हमारे जो बालक बालिकाएं जो स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, अगर वो हमारे बच्चे बच्चियां अच्छी शिक्षा को प्राप्त करेंगे, उनका अच्छा भविष्य रहेगा, तो हम मानते हैं कि आने वाले समय पर हमारा भी भविष्य उज्जवल होगा और हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। आज अनेकों समस्याओं के बारे में आप और हम मिलकर सब चर्चाएं करते हैं, उनके ऊपर विचार करते हैं और अपनी दुख और पीड़ा भी उनके माध्यम से उन समस्याओं के लिए यहाँ पर इस सदन के माध्यम से हम उनको उजागर करते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ इन सभी समस्याओं का अगर समाधान है तो हमारी ये वर्तमान पीढ़ी जो स्कूल के अंदर अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रही है, अगर हम उसके साथ जुड़कर और उसको अच्छी शिक्षा देने का अगर काम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि सच्ची भावना के साथ जुड़ेंगे तो हमारा आने वाला भविष्य उज्जवल और सुनिश्चित होगा। जो आज की हमारी पीड़ाएं हैं इनका समाधान भी हमारी ये आने वाली पीढ़ी ही निकालेगी, क्योंकि आपने और जो सत्ता का दुरुपयोग करके जो इस देश के अंदर जो भ्रष्टाचार की आपने जो दुकानें खोली और जिसके माध्यम से आज ये परिस्थितियां देश में उत्पन्न हुई हैं, देश में हर ओर आपकी इन कार्यशैलियों के कारण आपकी सत्ता के अंदर जो कांग्रेस शासन में सत्ताएं रही अधिकतर देश के अंदर, और जो देश के अंदर जो रूपरेखा आपने तय करी उसी विचारधारा के लोग आपके साथ जुड़ते गए, जो देश के लोगों को लूटते गए और देश को आज इस कागार पर लाकर उन लोगों ने खड़ा किया। अब अगर इसको सुधारने की और आपको ऐसा अपने देश के प्रति अपनी राष्ट्र भावना को अपने मन के अंदर धारण कर कर उसको सही करने की दिशा में अगर हम इस मंच के माध्यम से, इस सदन के माध्यम से हम उसको आगे बढ़ाएं तो इसमें हम सब का योगदान अति आवश्यक है। मैं कहना चाहता हूं कि आज भी बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कमरों की कमी है। और ये सही है कि देखिए बात कि सरकार के पास इतना पैसा नहीं होता है कि एक बार में ही सभी समस्याओं का समाधान हो सके। मेरा इस सदन के माध्यम से सुझाव है कि हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हमारे उस गांव के रहने वाले लोग हैं, भामाशाहों के माध्यम से तो स्कूल के कमरों का निर्माण होता ही होता है, लेकिन अगर कोई रेंटल व्यवस्था के अनुसार अगर कोई भवन बना के दे और उसको एक रेंटल सुविधा, वहाँ पर एक किराए की सुविधा सरकार कैसी कोई योजना बनाए जिसके माध्यम से स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा हो। उसी के साथ में बहुत से गांव ऐसे हैं जहां आंगनबाड़ी के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं है, सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं है,
या अन्य कोई सरकारी कार्यालय जो गांव के अंदर खुलते हैं, अलग अलग, चाहे पशु चिकित्सालय हो चाहे अन्य कोई सुविधाएं हो, उनके लिए वहां पर भूमि उपलब्ध नहीं है और उस भूमि उपलब्ध न होने के कारण आज वो वहां पर भवन निर्माण का कार्य आगे नहीं बढ़ पाता है। तो मेरा इस सदन के माध्यम से सुझाव है कि जहां पर जमीन उपलब्ध नहीं है तो वहां पर हम उस गांव में रहने वाले नागरिकों को आमंत्रित कर सकते हैं कि वो अपने प्लॉट में अपने स्थान पर भवन बनाकर सरकार को दे, जो सरकार उसका एक रूपरेखा तय करेगी, जो उसका नक्शा और डिजाइन होगा उस रूप से, और उसको एक किराए पे लेकर सरकार उसको संचालित करने का काम करे। क्योंकि आप अगर सरकार खुद का भी भवन बनाती है, खुद की अगर जमीन और उसमें अगर कोई एक आंगनबाड़ी का केंद्र भी बनाती है, तो आंगनबाड़ी का केंद्र बनाने का कम से कम खर्चा 40 से 35 लाख रुपए उसको बनाने का खर्चा आता है। इसलिए अगर उसको रेंट पर लेकर, किराए पर लेकर भी उसको संचालित किया जा सकता है और जिसके माध्यम से वो सुविधाएं उस गांव में सबको उसको सुविधाओं का लाभ मिलता है। अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने इस बजट के माध्यम से हमारे तिजारा को बहुत कुछ देने का कार्य हुआ। मेरी तिजारा के अंदर जो हमारी नगर पालिका टपुकड़ा है, नगर परिषद जो तिजारा है, आज़ादी के बाद से अब तक किसी ने भी चिंता नहीं की कि नगर पालिका टपुकड़ा और नगर परिषद तिजारा के अंदर सीवरेज और ड्रेनेज की व्यवस्था हो। वहां पर कोई सीवरेज लाइन नहीं थी और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, जिन्होंने वहां पर 20 करोड़ रुपए वहां पर सीवरेज और ड्रेनेज लाइन को लगाने के लिए इस बजट के माध्यम से घोषणा की है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर धन्यवाद करता हूं कि हमारे उस नगर पालिका के साथ साथ में हमारे भिवाड़ी के अंदर जो हमारे पार्क हैं, उन पार्कों के डेवलपमेंट के लिए भी 2 करोड़ की घोषणा इस बजट के माध्यम से हुई है। हमारे तिजारा के अंदर जैन मंदिर स्थापित है। जैन मंदिर के अंदर राजस्थान भर से भी, पूरे देश भर से बहुत बड़ी संख्या में यात्री वहां पर आते हैं। वहां पर कोई भी ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी जो कि सरकारी रेस्ट हाउस के रूप में, तो वहां पर लगभग 2.5 करोड़ की लागत का एक डाक बंगला भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे वहां पर देने का कार्य किया है। मैं उनका भी इस घोषणा के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जो भिवाड़ी की एक लंबी समस्या है जल भराव की, और ये जल भराव की जैसे कांग्रेस इस देश में समस्या है, वैसे ही कांग्रेस के कारण ये समस्या वहां पर उत्पन्न हुई है। क्योंकि कांग्रेस शासन ने कभी भी उस समस्या पर ध्यान नहीं दिया और आते आते आज वो समस्या वहां पर जनजीवन को एक तरह से उसका जीवन उसमें वहां पर जीना दुश्वार हो गया, इस प्रकार की उस समस्या उत्पन्न हुई है। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से उस पर ध्यान देते हुए और उस जल भराव की समस्या को समाप्त करने के लिए उसमें इस बजट के माध्यम से 128 करोड़ रुपए उसमें देने का जो कार्य हुआ है, मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। और मैं इस सदन के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को भी आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय के अंदर हमारी जो वो भिवाड़ी की जल भराव की समस्या है वो 100% समाप्त होगी और भिवाड़ी के अंदर सुगम वातावरण और सुगम व्यवस्थाएं जनता को उसको भोगने का, उसको लाभ लेने का अवसर मिलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अभी सप्लीमेंट्री डिमांड भी होंगी, उसमें हम अनेकों बातें अपने क्षेत्र के लिए और रखेंगे। लेकिन साथ साथ में मैं कहना चाहता हूं कि जो पूर्व से लेकर वर्तमान समय तक